नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। मुनव्वर राणा को हम सभी पहचानते हैं। मां के लिए लिखा उनका शेर आज भी आंखों को नम कर जाता है, लेकिन आज तक उनके सियासी बोल ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब तो उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर 2022 चुनाव में योगी फिर से जीते तो उत्तर प्रदेश ही छोड़ देंगे। और तो और राणा साहब ने यहां तक कह दिया कि यूपी में मुस्लिम जी भी नहीं पा रहे हैं। चुनाव से पहले मुनव्वर राणा के इन बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर तब जब यूपी चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की बात जोर शोर से उठ रही है। आखिर मुनव्वर राणा अचानक क्यों योगी राज के खिलाफ इतने मुखर हो गए? बहस इन तमाम मुद्दों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। चंद दिनों पहले तक मुनव्वर राणा का परिचय देश के एक मशहूर शायर के तौर पर हुआ करता था, लेकिन अब उनकी पहचान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोलने वाले की बन चुकी है। शेरो शायरी की दुनिया में अव्वल मुकाम हासिल कर चुके मुनव्वर राणा की जुबान से अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के लिए तंज निकल रहा है, आरोप निकल रहे हैं, सवाल निकल रहे हैं और चुनौती निकल रही है। सबसे बड़ी बात, अगर 2022 में योगी आदित्यनाथ दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश ही छोड़ देंगे। योगी दोबारा आते हैं पावर में तो उससे आपके हिसाब से क्या चीजें होंगी और आपने ऐसा मन क्यों बनाया? मैं इस नहीं, मुझे योगी, मैंने बताया ना कि योगी नहीं कोई भी आए, भाई जरूरी नहीं है। ये तो भाजपा का अपना फैसला कि वो किसको बनाए। आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं और क्यों? नहीं, कलकत्ता मेरी एक उम्र गुजरी है, मैंने पूरी एजुकेशन भी वहीं हासिल की, तो मुझे कलकत्ता अच्छा लगता है इस लिहाज से कि कम से कम वहाँ कोई कम्युनलिज्म नहीं है। योगी सरकार बनती है तो मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश छोड़कर कलकत्ता यस। दरअसल मुनव्वर राणा की इस दर्द के पीछे की असल कहानी कुछ रोज पुरानी है। 2 जुलाई की देर रात लखनऊ में मुनव्वर राणा के बेटे की खोज में यूपी पुलिस घर पहुंची थी, जहां शायर के परिवार ने महिलाओं और लड़कियों के साथ अभद्रता का आरोप लगाया था। जबरदस्त हाय तौबा मची थी और उस दिन मुनव्वर राणा खुलकर योगी राज के खिलाफ आ गए थे। वो तो हमारे बेटे को मार करके ये भी साबित करवा सकती है कि मुनव्वर राणा बहुत बड़ा आतंकवादी है। जो हिंदुस्तान में जितने भी बम और ये सब आए हैं बाहर से, जो ये आ रहे हैं, जो भी हमले हो रहे हैं, वो सब उसी के इशारे पे होते हैं, वही करवाता है। आज तक से ताजा बातचीत में मुनव्वर राणा ने अपने जख्मों को मुसलमान होने से भी जोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम होने की सजा भुगतने की बात कह रहे हैं। मुस्लिम समाज तो हमेशा ही निशाने पे रहता है। किसी के पखाने में लोटा भी गिर जाए तो बोलेंगे मुसलमान ने गिराया होगा। वो आतंकवादी आ गए होंगे, अलकायदा ने ट्रेन करके भेजा है कि सबके टॉयलेट में लोटा गिरा दो जाकर के। तो जितने भी इल्जाम हैं तरह तरह के रंग बिरंगे, सब मुसलमानों पर लगा देते हैं। यूपी में ओवैसी की पार्टी का चुनाव लड़ना भी मुनव्वर राणा को रास नहीं आ रहा है। उनकी माने तो यूपी के दंगल में ओवैसी के उतरने से सीधा फायदा योगी को होगा। इनको लाया ही इसीलिए जा रहा है कि मुसलमानों के वोट बढ़ जाएं और बढ़ने के बाद वो कौम वही कहलाए जो ओवैसी चाहते हैं कि ये पंचर जोड़ने वाली कौम। यूपी में अगले ही साल विधानसभा चुनाव है और चुनावी मौसम में मुनव्वर राणा के ये बयान खुद ब खुद सियासी हो जाते हैं। योगी के खिलाफ बोला गया एक एक शब्द, एक एक आरोप विपक्ष के लिए गर्मागर्म मुद्दा बन जाता है। मात्र 6-7 महीने की बात है। ना ही किसी को यहाँ उत्तर प्रदेश छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी महिलाओं को अपनी सम्मान की चिंता करनी पड़ेगी, ना पे यहाँ कोई युवा बेरोजगार होगा, ना यहाँ महंगाई होगी, ना समाज के अंदर में अन्याय होगा। समाज में सबको न्याय मिलेगा। योगी जी की पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी आजकल एक दूसरे की पूरक बनी हुई है, एक दूसरे को लैला मजनू कह रहे हैं ताकि मुख्य मुद्दों से बात को भटकाया जा सके। मुनव्वर राणा ने योगी पर निजी तंज मारा, लेकिन प्रशासन पर सवाल उठाए, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया, तो बीजेपी ने भी सलाह दी, जीतेंगे तो योगी ही, आप अपना कहीं और ठिकाना खोज लीजिए। मुनव्वर राणा को इस देश ने, प्रदेश ने बड़ा मान सम्मान दिया, सर माथे पर बिठाया है, लेकिन अब वो लगातार सियासी टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं और सियासत में भी मजहबी रंग घोलने का काम कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के दोबारा चुने जाने पर जिस तरह से प्रदेश छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अब कहीं दूसरी जगह मकान खोज लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो फिर योगी आदित्यनाथ जी की वापसी होने जा रही है।
शायर मुनव्वर राणा ने भले ही बयान निजी हैसियत के नाते दिया हो, लेकिन बोल सियासी थे। बातों में ओवैसी के लिए नसीहत भी थी और विपक्ष के लिए इशारा भी। मुसलमानों की बात कर मुनव्वर ने एक समुदाय विशेष के लिए हमदर्दी जाहिर कर उनके लिए भी संदेश जारी कर दिया। अब फैसला 2022 ही करेगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या शायर सियासी हो चला है? प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फौजिया राणा बेटी मुनव्वर राणा की कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। वारिस पठान एआईएमआईएम की तरफ से। अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और आरएसएस के जानकार के तौर पर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपके साथ वारिस पठान साहब शुरुआत करना चाहती हूं। अभी तक तो तमाम राजनीतिक पार्टियां ही कह रही थी, अब तो शायर भी कह रहे हैं कि आपका और बीजेपी का लैला मजनू का रिश्ता है। देखिए अंजना जी, यूपी में चुनाव है, 9 महीने बाकी है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए काफी सियासत पार्टियों के पेटों में तो दर्द शुरू हो गया है। लेकिन आज मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है। एक बड़े सक्सेसफुल बड़े बुजुर्ग इंसानों ने मुझे कहा था, कभी मैंने पढ़ा भी है उनकी बात, कि जब आप सच्चाई के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर, कामयाबी के रास्ते पर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होगे तो काफी सारे लोग आपसे सवाल करेंगे, काफी सारी लोग बातें करेंगे। अगर आप रुककर सबको सवाल के जवाब देने खड़े हो गए तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। तो अंजना जी, हम तो हमारी मंजिल की ओर चल रहे हैं, हम तो सच्चाई दिल में लेके जा रहे हैं, हम तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जा रहे हैं और हमारा मंजिल, हमारा इरादा नेक है, बुलंद है कि हमको पूरे देश भर में कोने कोने में चुनाव लड़ाना है, हमारे लोगों को एम्पावरमेंट करना है, हमको हक और बयानी करना है, हमको मुसलमान, दलितों, मजलूमों, बैकवर्ड क्लास की आवाज बनना है। तो ये सब सारी चीजें तो होती रहेगी। अब बोलते रहिए आप जिसको जो बोलना है, मगर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बहुत सुना, अब हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से यकीन है कि हम जीतेंगे भी। क्यों नहीं जीतेंगे? हमको हमारा हिंदू भाई बहन भी वोट देगा, हमको दलित भाई बहन भी वोट देगा, सब वोट देंगे। क्योंकि आज लोग असदुद्दीन ओवैसी की तरफ देखते हैं कि एक वाहिद शख्स है। अंजना जी, मैं तो बार बार कहता हूं, बताइए मुझे पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो बराबर से संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करता हो। बताइए कोई ऐसा शख्स जिसके पास एक विजन हो कि देश के युवाओं को आगे लाने का, देश में रोजगार किस तरह प्रोवाइड करने का, किस तरह से पॉपुलेशन बिल की बात कर रहे हैं, किस तरह से क्या इसका तरह होना चाहिए। बताइए कुछ ऐसा मुझे शख्स। कोई नहीं दिखता। 8 लोगों को दिखता है ओवैसी, तो सब उनके साथ आएंगे। लोगों की मोहब्बत आपने देखा यूपी में, खाली चले गए आधे घंटे के लिए तो पूरे रास्ते जाम हो गए। तो लोग चाहते हैं कि वो आए, लड़े, और हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान को मानते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करते हैं और हमारी जमात को आगे बढ़ने का अधिकार है। पूरे हिंदुस्तान में कोई और शख्स है जो संविधान के दायरे में सवाल उठा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर राह में हम सबका जवाब देने लगे तो मंजिल ही छूट जाएगी। भाई वो अपनी पार्टी है, चुनाव लड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि साया जहाँ जहाँ चलेंगे साया साथ साथ चलेगा, जहाँ जहाँ बीजेपी मोदी जी चलेंगे वहाँ वहाँ एमआईएम चलेगी। और बीजेपी के लोग ही बताते हैं, बाकी लोग तो बताते ही हैं। साक्षी महाराज जी ने तो कैमरे पे ही कहा था। और देखिए, राजनीति में कहना, ये जो कुछ भी कहते हो, जनता समझती है, देखती है, जानती है क्या कौन करने वाला है और कौन किसके बी टीम है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में बस 2-4-6 महीने की बात है, ये चली चला की बेला है। यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को दिया क्या है? अपराध में नंबर 1 बनाया है, महिलाओं का अपराध में नंबर 1 बनाया है, महिला दुराचार में नंबर 1 बनाया है, बच्चियों का अपराध में नंबर 1 बनाया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया है, जहरीली शराब के कारोबार में नंबर 1 बनाया है, बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया है, रोजगार के एग्जाम्स में भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया है, पत्रकारों को पूरे हत्याओं में नंबर 1 बनाया है, साधु संतों के हत्याओं में नंबर 1 बनाया है, अपराधियों को मुकदमे वापस लेने में नंबर 1 बनाया है, गन्ना भुगतान के बकाया में नंबर 1 बनाया है। अगर कोई असहमत है तो उस पर एफआईआर लिखा के जेल में बंद कर देने वाला नंबर 1 बनाया है, रोजगार में फिर नंबर 1 बनाया है। कौन है यूपी की, ये बता दीजिए जरा। अभी नंबर 1 पार्टी कौन है यूपी की? अभी तो चुनाव आएंगे, अभी तो चुनाव के बाद पता लगेगा नंबर 1 क्यों रहे। चुनाव इसीलिए तो चुनाव होने जा रहा है, चुनाव इसीलिए तो होने जा रहा है कि कौन नंबर 1 होगा, दिख जाएगा। हम लोग कांग्रेस पार्टी लड़ी है 5 साल जनता की कामों के लिए, जनता की परेशानियों के लिए, सारे मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सड़कों पर लड़ी है। नंबर 1 हम आएंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी नंबर 1। ठीक है, वारिस साहब एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं फौरन प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। जरा पूछे तो इनसे कि शायर
क्यों शहर पूरा देखिए, अभी राज्य अखिलेश छोड़कर जाने को अभी तैयार है इनकी अखिलेश सरकार? साहब जो है दीजिए, हाँ। देखिए, अखिलेश साहब ने अभी कहा कि बी टीम है, सी टीम है, तो मैं अखिलेश साहब से पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव आया था यूपी में, हम तो नहीं लड़े थे, तो क्यों आपकी सब पूरी के पूरी साफ हो गए? क्यों भाजपा जीत गई? महाराष्ट्र में जब चुनाव आया, यही कांग्रेस थी अंजना जी जिसने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का, दलितों का, बैकवर्ड क्लास का वोट लिया, और लास्ट में हमारा क्या देख रहे हैं? आज जाके शिवसेना की गोद के अंदर जाके बैठ गए। वो शिवसेना जिनके मुख्यमंत्री ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमको फकर है, शिवसैनिक को फकर है कि हमने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया। तो क्या ये अखिलेश प्रताप सिंह बोलेंगे राहुल गांधी को लेटर लिखकर कि शिवसेना के साथ छोड़ दो, रिश्ता छोड़ देंगे आप? क्या अखिलेश प्रताप सिंह, आप मुसलमानों को, दलितों को बेवकूफ बनाते रहे इतने वर्षों, अब लोग जाग गए। बोलिए राहुल गांधी को लेटर लिख के सत्ता से हटिए ना। देखिए भाई, अच्छा सुनिए अखिलेश, आप प्रयास करिए, लोग जाग गए हैं तो आपको चुन ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, जो जगा ले, जो बता ले, आप जीत लीजिए, रोका किसने है? लेकिन अभी तक जो आपकी भूमिका पूरे हिंदुस्तान में रही है, मोदी जी की आने के बाद वो किसकी रही है? वो सिर्फ मोदी जी की मदद करने के लिए। सीटें वहां से फाइनल में टिकटे वहां से डिसाइड हुए, कैंडिडेट वहां से। अरे मोदी जी के आने के बाद तो हर जगह जीते हैं, हम तो बिहार में जीते, हम तो गुजरात में जीते, तेलंगाना में जीते, महाराष्ट्र में जीते। मेरे भाई बीच में नहीं, थोड़ा धीरे रखे, बीच में नहीं, मैं आपको दौर से सुना, आपकी व्याकुलता हम समझ सकते हैं, आपकी अधीरता भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई बताई जा रही है, लोग बच्चा जान रहा है आपकी असलियत। आप कह रहे हैं कि ओवैसी जी की टीम में कौन कहां से लड़ेगा, ये प्रेम शुक्ला जी की पार्टी तय कर रही है, मतलब मोदी जी तय कर रहे हैं? अरे भाई, दिल्ली से बम्बई से काउंसलर के चुनाव लगा, दिल्ली के चुनाव लगा, सब जगह ये क्या बाहर। फिर बीच में आपने बोला मेरे भाई, आप जहाँ जाके लड़ते हो, क्या करते हो, किस लिए कर रहे हो? ये इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसके लिए लड़ते हो, क्या करते हो। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब जो बताते रहो, लोगों को विश्वास है, लोगों को तो अखिलेश जी ही नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह, भाजपा के लोग ही बता चुके हैं, साक्षी महाराज कैमरे पे बता चुके हैं, दर्जनों भाजपा के नेता बता चुके हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। साक्षी जी पर आपकी, साक्षी जी की बातों पर आपका भरोसा काबिले तारीफ है, साक्षी जी पर आपका जो भरोसा काबिले तारीफ तो है, फिर लेकिन बताइए 10-10 बच्चे पैदा करिए, साक्षी महाराज ने कहा है। अखिलेश जी, दो बड़े सवाल। सवाल नंबर 1, अब सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, अगर एक शायर भी, जिसकी शायरी और जिसकी धमक रही है, वो अगर ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा शहर नहीं राज्य अगर योगी जीत जाते हैं, तो क्या कहता है आपके बारे में? और जो आपका रिश्ता है वारिस पठान साहब से, वो भी समझा दीजिएगा। अब तो वो भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात आपको ध्यान होगा कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो 2014 के पहले एक कर्नाटक के बड़े साहित्यकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं भारत छोड़ दूंगा, तो भारत छोड़ दूंगा, उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा, इस तरह की बातें जो वामी कामी साहित्यकार है वो लगातार करते रहे। कम्युनिस्ट, कौमी से मतलब जो है कम्युनिस्ट है। तो ऐसी स्थिति में जो है अब, और जिन मुनव्वर रावणा जी की बात हो रही है, मुनव्वर रावणा जी ने सोनिया जी की शान में बहुत सारे शेर लिखे थे, तो वो उस समय सोनियावादी हुआ करते थे। आजकल उनका परिवार समाजवादी हुआ पड़ा है, तो उनके अपने राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं और राजनीतिक उनको लगातार समर्थन और संरक्षण प्राप्त होता रहा है। तो ऐसे राजनीतिक समर्थन संरक्षण प्राप्त करने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पुरस्कार भी असहिष्णुता का हंगामा करके लौटाए थे 2015 में, आपको ध्यान ही होगा। तो वो उनका अपना अधिकार है, वो कर सकते हैं, उनकी इच्छा है, वो कहाँ रहना चाहते हैं। और बंगाल में जाकर रहना चाहते हैं, जहां पे बंगाल का हाईकोर्ट बाकायदा संज्ञान लेके बताता है, और एनएचआरसी की रिपोर्ट है कि वहां पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिजनों पर बलात्कार, उनकी हत्या, उनके घरों को फूंक देने का अपराध हुआ। इस सवाल को एक लेवल और ले जाइए। एक सेकंड, शुक्ला जी, उस राज्य में मुनव्वर राणा को अधिक आनंद प्राप्त हर किसी को इंटॉलरेंस गैंग का हिस्सा बताकर, एक सेकंड, कितना बच पाएंगे? मेरा सवाल आपसे ये है कि उनका ये आरोप है कि उनको, मैं तो गैंग नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, धन्यवाद, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने तो अपनी जान तक को खतरा बता दिया, आपने सुना ही होगा पूरी बातचीत में। वो पिछली बार भी कह रहे थे, उनका कहना है कि आखिर रात के अंधेरे में क्यों उनके घर पे, उनके जब बेटे के साथ कुछ हुआ तो पुलिस पहुंची, जो कि दिन में किया जा सकता था। क्या जो लोग आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको आप टारगेट करते हैं? वॉइस ऑफ डिसेंट यानी मतभेद की आवाजों को कुचलती है आपकी सरकार? प्रश्न बड़ा है मिस्टर शुक्ला। अंजना जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि तफसील में इसका उत्तर सुनेंगी आप।
उनके ऊपर रेड क्यों हुई? क्योंकि उनके भाई ने ही उनके बेटे द्वारा फर्जी गोली चलवाकर हत्या के प्रयास के आरोप में फंसाने का प्रयास किया था। ये तो सबके सामने है। और आप कृपा करके बता दीजिए किस अपराधी के परिजन ने अपने जो है अभियुक्त को अभियुक्त माना है? दाऊद इब्राहिम की मां का मैंने 1994 में इंटरव्यू किया था पत्रकार के नाते, तो उसने कहा मेरा बेटा बहुत शरीफ है, उसका बम कांड से कोई लेन देन नहीं है। मेमन परिवार कहता रहा मेरा बेटा बहुत शरीफ है, वो अपराधी हो ही नहीं सकता है। अफजल कुरू के लिए तो एक बड़ी जमात खड़ी हो गई, कह दिया कि अपराध नहीं है। वरना आप ही की पार्टी के समर्थक आपको देशद्रोही कहने लगते हैं। नहीं नहीं, अपराध करने के कारण नहीं, मैं तो पत्रकारिता के नाते मैंने किया था। और पत्रकारिता में जो आपको पता है वीरप्पन का भी इंटरव्यू किया गया। आपको पता है अलकायदा के चीफ का तारिक मीर ने जो है इंटरव्यू किया था उस्मा बिन लादेन का। और जो है आपको ध्यान ही होगा हाफिज सईद का इंटरव्यू जब करके एक पत्रकार भारत आए तो कांग्रेस उसको देशद्रोही कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही थी, ये भी आप जानती हैं। तो मैंने उस समय इंटरव्यू किया था ना 1994 में, और दोपहर का सामना में प्रकाशित भी हुआ था। तो किसी भी अपराधी का परिजन अपने परिजन को अपराधी नहीं कहता है, बल्कि को छिपाने का प्रयास करता है। तो मुनव्वर राणा को भी ये करने का अधिकार है। क्या बोल रहे हैं वारिस पठान साहब? फिर मैं रागी जी फौरन आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ शुक्ला जी, दानिश सिद्दीकी नाम के पत्रकार का भी आपने सुना होगा, फोटोग्राफर था, पुलिफिजर, उसको अवार्ड मिला गया था इंटरनेशनल। वो जब गया था कंधार के अंदर तो उसका मार दिया गया है। तालिबान तक ने शोक जमा दिया कि नहीं भाई गलत हो गया, यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया गलत हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक की उंगली पे क्रिकेटर की चोट लग गई थी तो ट्वीट कर दिया था, मगर दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई, मर्डर हो गया, जो भी हो गया, वो शहीद हुआ है। उसके बारे में क्यों नहीं कहा मोदी जी ने कुछ भी? 2 लाइन नहीं लिख सकते। तालिबान गया तेल लेने, तालिबान को कह दिया, यूनाइटेड नेशन ने खंडन कर दिया। मोदी जी क्यों खामोश है? हमारे देश तालिबान अपराधी हत्यारा कहिए तालिबान आतंकवादी है, अपराधी है, हत्यारा है। जिसने तालिबान की निंदा करने से क्यों भाग रहे हैं? जिसने फोटो के जरिए दिखाया तालिबान की निंदा करने से आपको डर लाशों को जलाया जा रहा है। देखिए किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से जाने जा रही है। यूनाइटेड नेशंस में उस पत्रकार की हत्या की निंदा की गई है। चलिए बहस को आगे लिए चलते हैं। 1-on-1 नहीं है, 1-on-1 नहीं है। संगीत रागी क्यों मोदी खामोश थे? एक ट्वीट नहीं कर सकते शुक्ला जी? शायर कह रहे हैं कि अब यूपी में रहना मुश्किल हो गया है। वजह तो है ना, वो कह रहे हैं कि ऐसी आवाजें, और वो तो सीधा समुदाय, वो कह रहे हैं मुस्लिम्स को यहाँ पर जीने का अब अधिकार नहीं रह गया है। देखिए वो ठीक बोल रहे हैं। बहुत चूंकि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो गया है, तो ऐसी जगह पर रखना वो रहना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप को समझते हैं। देखिए वो उनके बयान से एक बहुत बात साफ है। मुसलमानों के लिए आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए एक प्रकार का मुनव्वर राणा का संदेश है कि मुसलमान एकजुट होकर के, एक गोलबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। दूसरी बात उन्होंने बहुत साफ बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ओवैसी के आने से मुसलमानों का वोट जो होता है वो बढ़ता है। हाँ। मैं फिर वही बात कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय कहा था, यदि हिंदू के सारे महंत, मंदिर के पुजारी, साहित्यकार कल जाकर के सड़कों पर आकर के खड़े होकर के कहें कि हिंदुओं को अपनी अस्मिता बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में गोलबंद होना चाहिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश ही था जो भारत विभाजन का सूत्रधार था। यहीं से पढ़े लिखे मुसलमानों ने ही भारत विभाजन की नींव खड़ी की थी। या आज के दिन में मुनव्वर राणा जैसे व्यक्ति जो फ्रांस में मोहम्मद साहब के कार्टून पर एक व्यक्ति की हत्या करने को जायज ठहरा सकता है, वो समझ सकते हैं कि यह आदमी कितना जहरीला अंदर से है। ये समझा जा सकता है शाहीन बाग जैसे मुद्दे पर यह आदमी कितनी कट्टरता की बात कर रहा था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले को यह देश शरणगाह बन जाए सिर्फ इसलिए कि वह मुल्ला और कठमुल्ला है, वो सिर्फ उसमें इस्लाम और मुसलमान देखता है। इसलिए ये आदमी निश्चित तौर पर, यही तो मुझे तो लगता है कि वाकई में अभी दूर की बात नहीं है, जोगी जी के आने की इंतजार नहीं करनी चाहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने मुनव्वर राणा को भी इनवाइट किया था इस शो में। उनकी बेटी ने भी कहा था कि वो वक्त
कुछ देर पहले कि वो आएंगी हमारे साथ, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फौजिया राणा ने शो में आने से इनकार कर दिया है, वरना वो खुद आती और डिफेंड करती। कोई भी बहस का यही अर्थ होता है कि सामने आकर अपना पक्ष रखा जाए। अभी भी वक्त है, अगर उनको आकर अपना पक्ष रखना है तो रखना चाहिए सामने में, क्योंकि आप डायरेक्टली उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आप वर्मा साहब जरा बताइए क्या हाल है एसपी का इस पूरे मामले में? टारगेट नहीं कर रहा हूँ अंजना जी। अंजना जी, मैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले कहाँ टारगेट और उसमें मानसिकता को मैं टारगेट कर रहा हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मुनव्वर राणा जी का एक शेर याद दिलाता हूँ कि तो अब इस गांव से रिश्ता खत्म होता है हमारा। ठीक है, सुनिए आप, सुनिए फिर आंखें खोल, सुनिए मिस्टर रागी, सुनिए बोलिए मिस्टर, सुन लीजिए रागी साहब, सुन लीजिए, बोलिए मिस्टर वर्मा। तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाएं कि सपना खत्म होता है। आप भी शायर हो चले, मुनव्वर राणा को पढ़ रहे हैं। मैं उन्हीं की शायरी से बात को शुरुआत कर रहा हूं कि ये वाकई ये सपना खत्म होगा। और जिस तरीके से दमनकारी सरकार उत्तर प्रदेश में जो एक कास्ट कम्युनिटी और जिस तरीके से सांप्रदायिक चीजों को बात कर रही है, वो सिर्फ 6 और 7 महीने की बातें रह गई हैं। समाजवादी पार्टी इस तरीके के लोगों को बिल्कुल समझाना चाहती है कि आपका देश, आपका प्रदेश, और अंजना जी, मुनव्वर राणा कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक सोच है और हिंदुस्तान के एक जाने माने शायर हैं। और ये सोचना चाहिए। आप स्काइप पे जुड़े हैं, 2 लोग एक साथ बोलते हैं तो आवाज एक की ही आती है, दूसरी की कट जाती है। प्लीज एक एक करके बोले। आपने अपनी बात कह ली है, वर्मा जी बात पूरी करें, फिर मैं आ रही हूँ जवाब। हाँ, तो मुनव्वर राणा एक खाली उत्तर प्रदेश के नहीं है, इस देश के जाने माने शायर हैं और बहुत पहले भी इन्होंने बहुत अच्छी बातें करी है। तो इस सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी क्या हो गया कि उनके मुंह से ये बातें निकली, और एक बार अपने अंदर आत्मलोकन करें कि क्या देश को या 24 करोड़ की जनता को इस जगह पर लेके जाएंगे। प्रेम शुक्ला इसका जवाब तरीके की बातें करेंगे। आर्य रागी साहब, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, उसके बाद अखिलेश जी आ रहे हैं। इकबाल भी शायर ही था, लेकिन उसी दुष्ट आदमी ने इस भारत विभाजन की भूमिका तैयार की। राणा को पिछले कई वर्षों अनेकों शायर हुए थे ना। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला रागी जी ने बताया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, पहले जवाब दीजिए। जी मैं बोल लूं अंजना जी? हाँ बोलिए बोलिए। शर्ली एब्दो के मामले में एक तरफ स्वयं जो है शायरी के लिए अभिव्यक्ति की स्वातंत्र की बात करते हैं वो, दूसरी तरफ वही जो है शर्ली एब्दो का कार्टून बनाने पर हत्यारों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो उनकी सांप्रदायिक सोच सबको पता है। और अपने बेटे, जिसने अपने उनके भाई की जमीन को कब्जा करने के लिए जिस तरह से अपने ही चाचा को फंसाने के लिए अपने ऊपर गोली चलाने का फर्जीवाड़ा कराया, क्या अब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो? क्या मुनव्वर राणा के भाई को जो है भारतीय संविधान न्याय का अधिकार नहीं देता है? अब चूंकि उनके भाई को भारतीय संविधान और विधि व्यवस्था के तहत न्याय दिलाने का प्रयास सरकार कर रही है, वैसे में वो अपना छाती कूटते हुए कुछ भी तरह का बयान दे तो ये उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन उस अधिकार से बिल्कुल अंजना जी, मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी भाव का भाव नहीं समझ पा रहे हैं। कार्रवाई उनके बेटे पर हुई है। अगर कोई शायर, कार्रवाई उनके बेटे पर हुई है, अब उनके बेटे को जो है किसी शायर के बेटे को हत्या करने का अधिकार नहीं दिया जाए। सुन लीजिए, अरे सुनने को करिए भैया। आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक पूछता हूँ, क्या शायरों के बेटों को जो लीगल एक्शन पुलिस को लेना होगा वो लेगा, जो लीगल एक्शन पुलिस को लेना होगा लेगा, लेकिन शायर लीगल एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। वो किस वजह से ये बात को बोल रहा है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो शायद इस देश का शायर, इस देश का हर आदमी जो माइनॉरिटीज में आता है, वो अपने आप को इस बारे में नहीं कहेगा कि हमको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। ये समझिए, सरकार चला रहे हो, अपराध करने का लाइसेंस मत करो। ये देश आपसे बहुत आशा रख के आपको वोट दिया है। इस 24 करोड़ की जनता का सम्मान करना सीखो प्रेम शुक्ला जी। ये जो आप करना चाह रहे हो, ये हिंदुस्तान की अस्मिता को चोट है, आप गलत कर रहे हो। अखिलेश जी, मैं कुछ बोलूं? अंजना जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि कानून अपना काम करेगा, कानून को काम करने, निश्चित रूप से कानून को काम करना चाहिए। कानून के रास्ते में जब बीजेपी के लोग आ जाते हैं तो ये कहते हैं कानून नहीं काम करेगा, हम अपना मुकदमा वापस लेंगे। अपने और अपनों पर से जो अपराधी हैं, खूंखार अपराधी, 20,000 अपराधियों पर से खुद मुकदमे वापस लेते हैं, तब ये नहीं कहते कानून अपना काम करेगा। तब कहते हैं हमारे मुकदमे हमें वापस कर दो, वरना मुझे तो तिहाड़ में बंद रहना पड़ेगा। तब ये भूल जाते हैं कानून को अपना काम करने से। उसी चीज बार बार ये असहमति और कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम प्रदेश छोड़ देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, बीजेपी किस मुंह से कहती है? सुषमा स्वराज जी का बयान भूल गए क्या बीजेपी के लोग? क्या कहा था उन्होंने?
लीडर अपोजिशन सोनिया जी के लिए कहा था कि अगर ये पीएम बन गए तो हम बाल मुड़वा लेंगे। ये क्या लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप जो लीडर अपोजिशन था उस वक्त ये बयान इतनी बड़ी पार्टी के लीडर को, वो भी महिला को, देना शोभामान है क्या? और आज यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। और तीसरी बात, कौन कहता था कि बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे? कौन कहता था? बताने की आवश्यकता है क्या? यही भाजपा है ना। सुनिए, दो सवाल उन्होंने पूछा है सोनिया गांधी पर और पाकिस्तान में पटाखों पर। यही भाजपा और आरएसएस, एक और सुन लीजिए, यही भाजपा और आरएसएस है। राम जन्मभूमि के नाम पर कितना ढोंग किया, क्या क्या किया, पैसा लिया, 1400 करोड़ पहले खाए और अभी जमीन खा गए, उनका पैसा खा गए। संजय का पैसा खाते भगवान राम को भी छोड़ते हैं और नैतिकता की बातें करेंगे। जो भगवान राम को न छोड़े, उसकी जमीन का घोटाला कर ले, उनके चंदे के पैसे खा जाए और यहाँ बैठ के ज्ञान देते हैं। जल्दी से शुक्ला जी, देखिए अब ये देखिए ये बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, सुषमा स्वराज जी ने कहा सोनिया गांधी की हिम्मत पड़ी क्या प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की? नहीं ले पाई ना, तो उसकी पीड़ा आपको जीवन भर रहेगी कि कठपुतली की सरकार बनानी पड़ी, लेकिन आपको इटालियन मूल की श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, इसका दुख आपको जीवन भर रहेगा। रहने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने तो आपको युवा अनंत मूर्ति का किस्सा बताया ना, कांग्रेस के समर्थक साहित्यकार कर्नाटक से थे, उन्होंने कहा कि मैं अगर आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भारत छोड़ दूंगा। भारत छोड़ने की स्थिति उनकी आ गई ना। तो ये बातें राजनीति में लोग करते करिए ना, उसका हमें कोई विरोध नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि मुनव्वर राणा को जाकर कलकत्ता बसने का पूरा अधिकार है। उनकी इच्छा करे दिल्ली बस जाए, कलकत्ता बस जाए, देश के जिस हिस्से में रहना चाहे रहे, ये उनका अधिकार। और विरोध करने का, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी उनका अधिकार है, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देने का उनका अधिकार नहीं है। कोई भी अपराधियों को संरक्षण देगा उसके विरुद्ध कार्रवाई जो कानून सम्मत हो। दूसरी बात, अपराध के मामले वापस लेने की बात, मेरी बात पूरी, ठीक है, जवाब दीजिएगा। अभी जवाब दीजिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद 8,000 मामले राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी का कार्यकर्ता है, उनके खिलाफ मामले आपराधिक वापस लिए गए। उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लिए गए थे। मुनव्वर राणा के बाद अब बात फिर से यूपी चुनाव की, जहां मायावती ने एक बार फिर ब्राह्मण कार्ड खेला है। मायावती की पार्टी बीएसपी यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करवाने जा रही है। बताया जा रहा है 6 जिलों में ये ब्राह्मण सम्मेलन होगा। आज मायावती ने एक बार फिर खुलकर कहा कि यूपी में ब्राह्मणों के साथ छल हुआ है, बीएसपी ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करेगी, क्योंकि एक तरफ यहां पर यूपी सरकार और आरएसएस की तरफ से मिलकर आगे की रणनीति बनाई जा रही है, तो अपना ब्राह्मण कार्ड मायावती ने खेल दिया है। पहले आपको जरा सुना देते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। सतीश प्रकाश जुड़ेंगे बीएसपी की तरफ से। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो यहाँ की जनता वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार की खराब कानून व्यवस्था व इस सरकार में जातिगत एवं धार्मिक द्वेष की भावना से लोगों का हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न, बड़े पैमाने पर हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किसी से छिपा नहीं है, जिसके तहत अब इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज्यादा दुखी है। हमारी चाहे सीटें कम थी पिछली बार, विधानसभा के आम चुनाव में सीटें जरूर कम हुई, लेकिन वोट का प्रतिशत हमारा कम नहीं हुआ। हमारा वोट का प्रतिशत समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा था, लेकिन ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए। इन्होंने खूब साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल किए। इनके बहकावे में आकर तो बीजेपी को एक तरफा अपना वोट दिया और इनकी 5 साल के लिए सरकार बनाई। पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। तो कोई धर्म का कार्ड खेल रहा है, कोई जाति का कार्ड, बस फर्क कितना है। सतीश प्रकाश जी, ब्राह्मण कार्ड खेल रही है मायावती, सोशल इंजीनियरिंग, पुराना फॉर्मूला। नहीं,
देखिए अंजना जी, इसको कार्ड के रूप में मत लीजिए। ये सच है बिल्कुल कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, बीजेपी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से देखें, सांस्कृतिक रूप से देखें तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं दबाव में है। और ये ऐतिहासिक रूप से सच्चाई भी है कि गोरखपुर का मठ का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल का जो ब्राह्मण है उसकी पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए ही बनाया। अब जब से योगी जी कहीं ना कहीं सत्ता में आए हैं तो वो एक जाति विशेष की राजनीति चमकाने का एक अड्डा रहा। और आप देखेंगे कि इसी वजह से आपने अपराध खत्म करने के नाम पर तमाम वो राजनीतिक ताकत जो ब्राह्मण समाज की राजनीतिक ताकत हुआ करती थी, उनको अपराध खत्म करने के नाम पर आपने चुन चुन के आप मार रहे हैं। और जो अगर सरकारी नौकरियों की आप अवस्था देखेंगे, आपको ब्राह्मणों की चिंता हो रही है, आपने 15 लोगों में से 11 एक जाति, आपको ब्राह्मणों की चिंता हो रही है। नहीं, निश्चित है। ब्राह्मणों की आज ये स्थिति है कि आपको उनकी चिंता करनी पड़ रही है। जो पीड़ित होगा, कोई भी व्यक्ति अंजना जी जो पीड़ित होगा, हम बाबा साहब के व्यक्ति हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। और ये संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित होगा उसकी आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। इसको आप राजनीतिक नफे नुकसान से मत जोड़िए। ये सच है कि देखिए योगी जी ब्राह्मणों से कितना नफरत करते हैं। अरे शुक्ला जी खुश हैं, जितिन प्रसाद को ले आए, बस इसी पे उनको लग रहा है मोदी जी की पसंद के चलते हैं। जितिन प्रसाद को ले आए, इसी से ब्राह्मण खुश हो जाएंगे। क्यों शुक्ला जी? वो कह रहे लॉलीपॉप थमाने से नहीं होगा, ब्राह्मण नाराज है आपसे। और ये जो आप लोग बहाने बैठते हैं ना कि उनके पास बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है अगड़ी जातियों के पास, उसको चुनौती दे रही है वो। जी नहीं, वो दे, चुनौती उनका अधिकार है, लेकिन इस लॉलीपॉप को उन्होंने स्वयं दिया था। और आपको याद होगा 2007 के चुनाव में नारा लगा था ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी बढ़ गया। ब्राह्मण के हाथ में क्या आया था? सुश्री मायावती पूरी बसपा सरकार बता दे कि ब्राह्मण को क्या दे दिया था 2007 में। आपके राज्य में क्या आया? जो है बहुत अरे आप अपना बताइए सर, आपके राज्य में क्या आया? हाँ निश्चित है ना, लव जिहाद के कानून के ऊपर। हाँ बहुत अच्छा आप पूछ रही हैं। लव जिहाद कानून के खिलाफ ब्राह्मण शब्द उठा रहा था, ब्राह्मणों को कष्ट था। लव जिहाद का कानून बन गया कि नहीं बन गया? ब्राह्मणों को जो है गरीबों के कल्याण का चिंता रहती है, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के लिए लव जिहाद कानून बनाया है। आप मुझे कृपा करके बता दीजिए कि क्या नहीं कृपा करके नहीं, मैं बता रहा हूँ लव जिहाद से पीड़ित लोगों में सबसे पहले मुकर ब्राह्मणों का था कि नहीं था? हम नहीं आप तो सुन लीजिए ना, हमारे जैसे लोग स्वर उठाते थे और हमको जो है लगातार जातिवादी कहा जाता था। नहीं मैं तो आपको कह रहा हूँ लव जिहाद का कानून जो है सबसे अधिक मुखरता से हमारे जैसे ब्राह्मणों ने उठाया। और हमारे जैसे हमारे जैसे जो ब्राह्मण है वो स्वाभाविक तौर पर गरीबों के कल्याण के लिए, शौचालय निर्माण के लिए, किसानों को जो है उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलने के लिए, गन्ने का मूल्य मिलने के लिए लगातार ब्राह्मण काम करते। ब्राह्मण की सत्ता की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती गई है। अखिलेश जी बोलना चाह रहे हैं, आ रही हूं वारिस पठानी फौरन। अखिलेश जी, रागी जी आपके पास जाओ जल्दी, टाइम इस हिस्से में कम है, जल्दी अखिलेश जी। लव जिहाद कानून लाए वो ब्राह्मणों के लिए का शासन होगा, इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। ये थोड़ा खामोश है। गन्ना किसानों का भुगतान का जिक्र किया, अभी भी 14,000 करोड़ यूपी में बाकी है। आपने प्रश्न किया कि क्या इन्होंने कहा, आपने कहा कि ब्राह्मण क्या यूपी में दुखित है? अरे ऐसा नहीं किया, मैंने आपके बीच नहीं को बोला, ऐसा नहीं किया है। खरीदे उसका भुगतान कर रहे हो, 2 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान है, खरीदे हो रिकॉर्ड भुगतान है। नहीं कर रहा। और 36 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 86 लाख माफ कर दिया था किसानों का। ये भारतीय जनता पार्टी। मिस्टर शुक्ला सुन तो लीजिए उनको। अरे शुक्ला जी सुन लीजिए ना, अब वक्त थी। मैं ठीक है कंक्लूडिंग रिमार्क ले लूंगी आपसे, मैं लास्ट में आपसे रिमार्क ले लूंगी। प्लीज मिस्टर शुक्ला, आवाज दीजिए। शुक्ला जी प्लीज। देखिए सिंह साहब, सामान खरीद के भुगतान करते हैं, उस पर आसान जताते हैं। गरीब किसानों का गन्ना का दाम खरीदेंगे और भुगतान करने पे आसान जताएंगे, और अपने मित्रों को हमारे मित्रों को 15 लाख करोड़ माफ कर देंगे और खुशी ये देखिए किसानों को इनका सोच देखिए। मैं शुक्ला जी जवाब लूंगी आपसे। इस बीजेपी की सोच देखिए। किसानों से जो उपज खरीदते हैं उसके भुगतान को किसानों पे आसान बता रहे हैं ये कि हमने उन पे आसान कर दिया, और अपने मित्रों का लाखों करोड़ रुपया माफ करते हैं, बैंकों को कंगाल कर देते हैं और उस पर अपनी पीठ थपथपाते हैं। ठीक है वारिस पठान साहब, मैं जवाब लूंगी। वारिस पठान साहब, आप नाहक ही कहते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ लाए हैं, वो तो ले रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए लाए हैं कानून।
वही तो मैं समझ रहा हूँ शुक्ला जी की जो बात है, अगर मोदी जी सुन लेंगे तो शायद उनको प्रवक्ता से भी निकाल दिया जाएगा। अंजना जी, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि आज इनको घबराहट ये सारी पार्टियों को इतनी है कि आज हमारा MIM नेशनल का जो अकाउंट था ट्विटर का वो भी हैक कर दिया, हमारा जो उत्तर प्रदेश पार्टी का प्रेसिडेंट था शौकत में उसका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। तो ये तो इनकी घबराहट। अभी मैंने इतने सारे सवाल किए शुक्ला जी को कि जरा जवाब दो। मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो क्यों एक हिंदुस्तानी पत्रकार दानिश सिद्दीकी जो शहीद हो गया कंडार में अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी पे, क्यों 2 वर्ड उसके लिए नहीं बोले, शोक के लिए? बताइए मुझे, जवाब दो ना, क्यों? अरे किस बात की चिंता थी? और शुक्ला जी भी खामोश बैठे, मोदी जी खामोश बैठे, एक भी भाजपा का वरिष्ठ अधिकारी। अंजना जी, आप भी पत्रकार हो, वो भी पत्रकार था, क्यों सिर्फ नाम की वजह से? तो फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसा आएगा? कंडेम करो। जो भी दानिश को बराबर इससे दर्जा मिलना चाहिए। अंजना जी, वारिस पठान के लिए वो पत्रकार ही सिर्फ नहीं है, वो एक मुसलमान भी है। हम उसको पत्रकार की नजर से देखते हैं, लेकिन वो ऐसा पत्रकार थे जो उत्तर प्रदेश में लाशों को गिन रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना की मौत हो रही थी, वहां उनके कैमरे नहीं जा रहे थे, वो एक एजेंडा के तहत काम कर रहे थे। महाराष्ट्र के अंदर, केरला के अंदर लाशें गिर रही थी, उसके बारे में वो जिक्र नहीं कर रहे थे। रही बात वारिस पठान साहब, रुक जाइए, रागी जी को बोलने दीजिए। सुन लीजिए प्लीज। देखिए, रही बात सतीश प्रकाश जी की, तो सतीश प्रकाश जी और राहुल गांधी एक ही नाव में चल रहे हैं, उनका एजेंडा एक ही है, किसी भी प्रकार से हिंदू समाज को जातीय विमर्शों में तोड़ो। और मुस्लिम समाज जो है वो एक तरफ से उनके पैरोकार है कि इनके कमलनाथ कहते हैं कि 90% से ज्यादा मुसलमान गोलबंद होकर के वोट करो तभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। समाजवादी पार्टी के चेले चपाटे कहते हैं मुसलमानों गोलबंद हो जाओ, एक साथ वोट करो। और यही बात यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई है, जरा दुर्भाग्य देखिए। आप सरकार है, जल्दी से जवाब दीजिए, 2 लाइन में खाली। जी देखिए, हमने नया फॉर्मूला समझ में आया हो ब्राह्मणों के विकास का, तो वही गिना दीजिए सर। 3 काम। जिस तरह से GDP दुगना किया है। हाँ। नहीं, मैं पर कैपिटा इनकम आपको बता रहा हूँ, ब्राह्मणों का पर कैपिटा इनकम डबल हो गया, सारे प्रदेश का पर कैपिटा इनकम डबल हो गया। तो ब्राह्मण तो पिरामिड के बीच की जाति है, तो उसका पर कैपिटा इनकम हर ब्राह्मण का बढ़ गया, GDP डबल हो गई। वहां पर एम्स जैसी संस्थाएं खुल गई बीमारी के लिए, हमारे लोगों को जो भागना पड़ता तो सकल कल्याण, समाज का कल्याण, भारतीय जनता पार्टी ने सकल समाज का कल्याण किया है। किसी जैसे समाजवादी पार्टी आएगी, यूपी छोड़ दूंगा अगर योगी फिर से आए, ये कह रहे हैं खुद मुनव्वर राणा शायद। तो दूसरी तरफ चुनावों के जिस तरह से तैयारी हो रही है उसमें ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए कैसे BSP दिखाई दे रही थी, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।